सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम में आज आपकी बारी है पहला कदम उठाने की। आज से हमारे इस खास मिशन का पहला चैप्टर शुरू होता है, यानी कि आपके फ्री टीवी डिप्लोमा का पहला टर्म। पहला कदम में आज हम बात करेंगे बजट की। बजट क्या होता है, बजट कैसे बनाया जाता है और किसी भी शख्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में बजट बनाना कितना अहम है। मेरे साथ आज आपके प्रोफेसर अर्नब पांड्या और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। अर्नब, हमने जब प्रोग्राम की शुरुआत की थी 15 अगस्त को, तो हमने अपना बजट बना लिया था कि हम 52 हफ्तों में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या सिखाने वाले हैं दर्शकों को। लेकिन आज उसका पहला चैप्टर बजट के साथ शुरू करेंगे। बजट की अहमियत तो बढ़ी। देखिए, अगर आप देखें तो एक आसान शब्द में ये बजट जो है वो आपके लिए एक पहला कदम है फ्यूचर को किस तरह से आप मापेंगे उसके लिए। यानी कि आप पहले सोच के अपने पूरा लिस्टिंग कर दीजिए कि आपके पास इनकम कैसे आती है और उसके सामने आपके खर्च कैसे होते हैं। तो ये एक स्टेप है जिससे आप, जब आपके पास ये जानकारी हो, तब उसके ऊपर आप सभी कुछ आगे कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बजट बनाने का काम सरकार का है और फरवरी के आखिरी हफ्ते में सरकार अपना बजट पेश करती है और उसके दम पर आपके खर्चे, टैक्सेस कम या ज्यादा होते हैं, सिर्फ बात उतनी है। सरकार का काम तो है ही, लेकिन सरकार अपना बजट बनाती है, आपको अपना बजट बनाना है और यही सबसे बड़ी अहमियत है। लेकिन बजट में जो सबसे बड़ी दो चीजें होती है, या तो घाटा होगा या बचत होगी। सरकार के बजट में घाटा चलेगा, लेकिन अर्नब, हमारे अपने बजट में घाटा नहीं चलेगा। हमारे बजट में तो बचत होना बेहद जरूरी है। अगर आप देखें तो किसी भी आदमी के बजट में अगर उनके पास, जिसे आप सरप्लस कहते हैं, यानी कि आसान शब्दों में जितनी आपकी आय है उसके सामने आपके खर्च कम होने चाहिए। अगर ये ना हो तो आप शायद थोड़े दिनों के लिए चला सकते हैं क्योंकि आपको बोरो करना पड़ेगा, पर ये एक पहला कदम है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फाइनेंशियल्स पूरे तकलीफ में है। तो आपके लिए यही जरूरी है कि अगर आप वेल्थ बढ़ाना चाहते हो, अगर आप कई सारे अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो आप इतना कीजिए जितनी भी आपकी इनकम है उससे पहले खर्च कम कर दीजिए। बिल्कुल। तो जो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उस पर सबसे पहले नजर रखिए। यानी कि आपकी आमदनी कितनी है, उससे कम पैसा आपको खर्च करना है ताकि जो कुछ बचे वो बचत हो। लेकिन अगर आपने उसका उल्टा किया, जैसा कि सरकार करती है, आमदनी से ज्यादा खर्चा करती है, तो उसे कहते हैं हम डेफिसिट, यानी कि घाटा। सरकार के चल जाएगा। सरकार को उधार देने वाले लोग बहुत हैं, आप ही देते हैं जब वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, लेकिन आपको उधार देने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो आपको अपने बजट बनाते वक्त सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि खर्चे आपके अपनी कमाई से कम हो। और अब बजट अलग अलग तरीके से बनता है। जो सरकार बनाती है वो तो साल में एक बार बनाती है और पूरे साल भर का विवरण दे देती है कि हम यहां से कमाई करेंगे, ये खर्चा करेंगे। लेकिन आपको बजट अपनी जरूरत के हिसाब से बनाना है। महीने के हिसाब से बना सकते हैं, हफ्ते के हिसाब से बना सकते हैं, साल के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं, सैलरीड इनकम है, तो फिर महीने के महीने बनाना ज्यादा आसान है, ताकि आपको पता रहे कि महीने में मेरे कितने पैसे आ रहे हैं और उसमें भी वो नेट टेक होम सैलरी, यानी कि अल्टीमेटली कट कटा के आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है उसके बेसिस पर बजट बनाएं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो साल का बजट भी बना सकते हैं ना। आप साल का बजट भी बना सकते हैं। कई लोग क्वार्टर का भी बजट बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो अपना फ्लो होता है वो एक क्वार्टर के हिसाब से होता है, खास करके बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उनके लिए जो क्रेडिट पीरियड होता है वो 2 महीने 3 महीने होता है। यानी कि हर 2-3 महीने उनके लिए एक कैश फ्लो आता रहेगा। तो जरूरी ये है कि आप जब भी बजट बनाएं अपना कैश फ्लो की तरफ ध्यान दीजिए कि आपको जो इनकम आ रही है वो किस समय पे आ रही है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा कि आपको शायद वीकली भी इनकम आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत दौड़े और वीकली बजट बनाएं, पर लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए मंथली बजट अच्छा रहता है, लेकिन सालाना बजट भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मंथली बजट है या क्वार्टरली बजट है वो एक एड अप करके एक सालाना बजट होता है। एक चीज मैंने इंटरेस्टिंग देखी है, बजट बनाने के मामले में है ना, महिलाएं ज्यादा बेहतर है। वो भले ही उन्हें सिर्फ खर्चों का बजट बनाना है, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे महीने की शुरुआत में कितना पैसा मिलने वाला है और इस पैसे में मुझे कैसे घर चलाना है। तो महिलाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बजट बनाती है, लेकिन वो सिर्फ खर्चों का बजट बनाती है, क्योंकि उन्हें कमाई पुरुष उतना ही महीने की शुरुआत में ले जाके देते हैं कि आपको इस खर्चे में घर चलाना है। लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज उनके लिए ना हो, आपको भी शुरुआत कर देनी है। और एक बढ़िया बात जो मुझे लगती है, हमारे कई दर्शक बजट बनाने की शुरुआत शायद आज से करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भाई बच्चे वाले लोग हैं उन्हें कम से कम
अपने बच्चों को बजट बनाने की आदत अभी से डाल देनी चाहिए कि हिसाब किताब रखें, कितना पैसा आप पॉकेट मनी दे रहे हैं या फिर वो कहीं से कमाई कर रहे हैं तो कमाई का हिसाब किताब रखें, खर्चा कहां कर रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो एक कैश बुक ही मेंटेन करें, कितना पैसा पापा से मिला, मम्मी से मिला, कहां कहां खर्च किया। तो ये शुरुआत में अगर ये आदत पड़ गई तो मेरे ख्याल से आगे चलकर बजट बनाना उनके लिए बेहद आसान होगा। जी जरूर, जैसे आपने बताया कि इसमें एक अहम पॉइंट है कि महिलाएं इतने बजट बनाने में इतने सक्सेसफुल और इतने प्रोफिशिएंट क्यों हैं? क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। तो बेसिक पॉइंट यहाँ है कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप ये और करते जाएंगे, आप बेहतर होते जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपका बच्चा छोटा हो तब उनसे एक आदत डाल दीजिए, तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज का हो, जैसे आपने उनको कुछ दिया तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए मेरे पास इतना चीज है और ये मैं इस तरह से उसको स्पेंड करूंगा या इस्तेमाल करूंगा। तो वो एक बजट का एक एक्सरसाइज बन जाता है और ये कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी चीज में शुरू कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज हो सकती है। एक बजट बनाने में जो बड़ी गड़बड़ होती है वो ये कि आप ये तो अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरी इनकम इतनी है, मेरी महीने भर में इतनी सैलरी आने वाली है, इतना पैसा आने वाला है, इतनी कमाई आने वाली है, उसके सामने मैं ये खर्चा करूंगा। लेकिन खर्चा करने जब जाते हैं, बाजार में जब निकलते हैं, तो आप कैश अपने वॉलेट में डालने के बजाय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी करते। तो सिर्फ कैश का आना और जाना, कैश का लेन देन वही बजट का हिस्सा नहीं है। सारी की सारी कमाई और सारे के सारे खर्चे, चाहे वो फिर आप कैश से करो या फिर क्रेडिट कार्ड से, उन सबका प्रॉपर हिसाब रखकर बजट बनाना होगा। नहीं तो फिर वो एक्सरसाइज पहले ही फेल हो जाएगी। और कहते हैं ना कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। तो बिगिनिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन होना जरूरी है। तो बजट के लिए आपको हमने बताया कि अहमियत क्या है, लेकिन बजट बनाने की शुरुआत किस तरह से की जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बड़ी जानी मानी कहावत है, पहले लिख और पीछे दे और भूल पड़े तो कागज से ले। यानी कि इसका मतलब है कि आप जो भी लेन देन कर रहे हैं उसे अकाउंट करें, उसका बजट बनाएं। आज पहला कदम के पहले चैप्टर में हम आपकी मदद कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शुरुआत करने की, यानी कि बजट बनाने से लेकर हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि बजट की क्या अहमियत है, किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन बना सकता है और किस इंटरवल पर बनाया जाता है। एक बार समझ कर दूं, बजट हर आदमी को बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सरकार बनाए या फिर बिजनेसमैन बनाए, एक इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या फिर बिजनेसमैन, चाहे स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल, सबको बजट बनाना चाहिए। और बजट बनाने के लिए या तो आप महीने महीने के हिसाब से बना लें, क्वार्टरली बना लें या सालाना बना लें, जैसा आपको सूट करे, लेकिन बनाना बेहद जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपकी जितनी कमाई है कहीं उससे ज्यादा तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, कहीं आप डेफिसिट या घाटे में तो नहीं जा रहे हैं, आपकी कुछ न कुछ कमाई के बाद पैसा बच रहा है ना, सेविंग हो रही ना। तो ये सब चीजें हमने आपको बता दी कि बजट की अहमियत तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये सब पता होने के बाद दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जब एक्चुअल बजट बनाने बैठते हैं तो फिर लगता है कि शुरुआत कब करें, कैसे करें। तो उसका मैंने एक आसान सा हल ढूंढा है। अर्नब, मैं ये पूछूं कि बजट कैसे बनाया जाता है, हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। तो मेरे पास एक आइडिया है, आप शुरुआत अपने बजट से कीजिए। आप कैसे बनाते हैं अपना बजट, ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए कि बजट बनाने की शुरुआत इस तरह से की जाती है। देखिए, जब मैं बजट बनाने बैठता हूं तब मैं पहले तो एक साइड पे इनकम की तरफ ध्यान देता हूं, यानी कि इनकम का पूरा मैं एक लिस्ट बना देता हूं कि कौन से हेड से इनकम आ रहा है। तो मान लीजिए कि इनकम का पहला हेड हो गया प्रोफेशनल फीस, तो इसके सामने उस महीने में जितनी प्रोफेशनल फीस आने वाली है उसका मैं एक अंदाज लगा लेता हूं। उसके बाद आता है डिविडेंड्स, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उससे किस प्रकार कमाई हो रही है। और ये पता चलता है क्योंकि जब कंपनीज अनाउंस करती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, मोटा मोटी अंदाजा रहता है, तो ये आपके उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं।
उसके बाद आता है इंटरेस्ट, यानी कि कहीं डिपॉजिट हो या कोई बॉन्ड लिया हुआ हो, टैक्स सेविंग हो या कुछ भी हो, वो आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं तो होगा, तो उसका भी आपको पता है क्योंकि वो फिक्स डेट पर इंटरेस्ट देते हैं, तो ये इंटरेस्ट आ गया। और उसके बाद कैपिटल गेन्स या कोई अदर इनकम हो जो रेगुलर ना हो, मैं यहाँ पर कैपिटल गेन्स लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अदर इनकम भी हो सकता है जो किसी भी तरह की कोई एग्रीकल्चर इनकम हो, या कहीं आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे कहीं दे रखी हो, उसका रेंट आता हो, किसी भी तरह की इनकम। तो ये बात करने से पूरा मुझे इनकम साइड मिल। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, अर्नब जो 4-5 ये जो अलग अलग आइटम बता रहे हैं इनकम के, वो आपके लिए नहीं होंगे। आपके लिए तो शायद से पहले ही होगा, शायद प्रोफेशनल फीस या फिर सैलरी, क्योंकि जब निवेश करना शुरू करेंगे तो डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन आएंगे, तो उसके लिए अभी वक्त है। लेकिन अर्नब साथ साथ में आप इनकम भी बता दें तो हमें पता चल जाएगी कितना आप कमा रहे हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं एक्सपेंस की तरफ, पर ये एक मुश्किल काम है क्योंकि एक्सपेंस एस्टिमेट करना यही प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत ज्यादा हुआ है। हाँ, क्योंकि काफी सारे एक्सपेंस कभी भी आपके लिए रहते, कमाई तो हमें पता है कितनी होने वाली, खर्चे कंट्रोल में नहीं रहते। तो उसमें भी मैं एक अप्रोच लेता हूं कि जितना हो सके उतना लिस्ट आउट कीजिए। तो यानी कि घर के लिए फूड एंड वेजिटेबल कॉस्ट, राइट, क्योंकि अब क्या हो चुका है कि ये एक बड़ा हिस्सा हो चुका है, तो इसको आप कहीं और इसमें ज्यादा आपकी कटौती की गुंजाइश भी नहीं होती। हाँ, ये तो करना ही करना है, करना ही करना है। फिर दूसरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये वो फिगर है जिसमें आपका घर चलता है, यानी कि घर के लिए सब FMCG प्रोडक्ट्स ले लिए या साबुन ले लिया, वो बर्तन के लिए, वो सब जो किचन चलाने में आता है, वो सभी ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आ जाता है। बिल्कुल। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। आजकल बिल बड़े बड़े आने लगे हैं क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा गीजर, ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशनर, इनफैक्ट अब तो कुकिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होने लगा है, तो माइक्रोवेव, ये भी एक बड़ा खर्चा है। ये भी बड़ा खर्चा है, और यहाँ पर साइकिल अलग होगी। कई जगह पे महीने पे आपको आएगा, कई जगह पे 2 महीने पे आएगा। तो इसके लिए जो फिगर में थोड़ा वेरिएशन सोच के लिए। फिर आपका आता है इंटरनेट कॉस्ट, यानी कि ये आपका ब्रॉडबैंड कॉस्ट है या केबल टीवी, इसी के साथ मोबाइल के खर्चे, टेलीफोन, वो आपको अगर यहाँ पे ही जोड़ना है या अलग से भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि काफी बार लोगों के पास 2-2 फोन होते हैं, तो मोबाइल एक एडिशनल आइटम हो गया जिसपे भी आपके इंटरनेट होता है, तो आपको यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, या तो मोबाइल के एक्सपेंसेस एक अलग से ले सकते हैं। फिर आएगा आपका कन्वेयंस कॉस्ट, यानी कि लोकल आपने जो भी ट्रैवलिंग किया, वो भी एक बड़ा खर्चा है। वो भी एक बड़ा खर्चा है, क्योंकि कार हो तो ड्राइवर का पैसा दो, पेट्रोल का, डीजल का पैसा, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, और ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता तो नहीं है आजकल। नहीं, भूल से भी आप मुंबई जैसे शहर में आप कैब में बैठ गए तो सबब में जाने के लिए, यहाँ से सिटी में आने के लिए 300-400 रुपए तो आराम से। तो ये आपका कन्वेयंस हो गया। फिर उसके बाद आता है, मान लीजिए आपने कभी कोई ट्रैवलिंग किया हो, क्योंकि आपको कभी कभी ये सब भी करना पड़ता है, तो ये ट्रैवलिंग आ गया। ये मैं कन्वेयंस और ट्रैवलिंग को इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट यूजुअली बड़ा हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि हर महीने ट्रैवलिंग कभी कभार होती है, कन्वेंस तो आपका होना ही होना है, होना ही होना। हाँ, राइट। फिर आपके जो भी EMI हो, वो EMI, जो भी लोन्स लिए हैं उनके EMI, अभी मान लीजिए कि आपके पास घर के लिए EMI नहीं है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक रेंट के साथ, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए रेंट एक बड़ा एक्सपेंस होता है। बिल्कुल। तो ये रेंट या EMI जो भी आपको करना है, लेकिन आपके पास मल्टीपल लोन्स हो तो आपको EMI करना जरूरी है। ये सब करने के बाद मैं एक लास्ट आइटम की तरह एक अदर्स का भी एक हेड रखता हूँ, जिसमें छोटी छोटी होती है, कभी पोस्टेज। एक बड़ा आइटम आप भूल रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत बड़ा खर्चा है, मेरे घर में तो कम से कम, और शायद सबके घर में होता होगा, शॉपिंग। नहीं अच्छा, वो अवॉइड वाली लिस्ट में है कि अवॉइड कम ज्यादा कर सकते हैं। वो ये पहले मैं ये नॉर्मल एक्सपेंसेस को देख लेता हूँ, फिर ये डिस्क्रिप्शन, पैसे बचे तो शॉपिंग करेंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो आएगा उसको मैं मेरे बजट में एक सेपरेट हेड देता हूँ, जिसमें 3 हेड होते हैं, 3 सब हेड होते हैं, इसीलिए मैं उसे सेपरेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, ये फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग है, यहाँ पर आपको खर्चे किस तरह से अलग अलग बांटने हैं। इसमें 3 चीज होते हैं। पहली तो जैसे आपने बताया वो शॉपिंग,
एक बड़ा हिस्सा हो गया। राइट। दूसरा हो गया ईटिंग आउट। हाँ, होटल्स के बाहर खाने पीने के खर्चे, और अब तो टैक्सेस भी 24-25% हो गए। हाँ, वो आप अगर सर्विस टैक्स और सर्विस चार्जेस मिलाए तो होटल का बिल तो बस पूछे मत क्या आता है। और फैमिली को लेके जाएगा तो आपको 4 फिगर से कम कभी दिखता नहीं। और तीसरा जो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि शॉपिंग, ईटिंग आउट और उसके साथ एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी अगर किसी ने मूड बना ही लिया कि फर्स्ट वीकेंड पर सलमान खान की पिक्चर देखनी है फैमिली के साथ, मतलब कम से कम 2000 रुपए चाहिए आपको, ताकि आप मूवी देख कर आए और उसके साथ खा पी के आए, तो मतलब तो वो भी एक बड़ा खर्चा है। तो इसीलिए मैं इसको ये सब पूरा करने के बाद एक सेपरेट हेड में ही डालता हूँ, तो इसमें पता चल जाता है। और इसके बाद मैं अपने खुद के बजट में एक कंटिजेंसी अमाउंट भी डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि कहां से एक नया एक्सपेंस आ जाए। फर्ज करें कभी बीमार हो गए, 2 बार डॉक्टर के पास जाने उनको जरूरत हो गई, दवाएं खरीद ली, कुछ भी हो सकता है। तो ये करके इसके बाद मुझे पता चलता है कि सरप्लस है, डेफिसिट है, किस प्रकार से कहां कटौती करनी है, टू एंश्योर कि कई महीनों में शायद फीस कम हो जाए, तो कैसे कंट्रोल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फीस कम नहीं होगी, बढ़ेगी, लेकिन ये तो अर्नब का बजट है, लेकिन आपको अपने बजट में अपने हिसाब से कुछ खर्चे बढ़ाने भी पड़ सकते हैं, कुछ कम भी करने पड़ सकते हैं। आपकी कुछ इनकम बढ़ सकती है, कुछ इनकम कम हो सकती है। हर आदमी का अलग अलग बजट होता है। जनरली मतलब ये सब लोगों का तो बजट समझ में आता है कि अलग अलग तरीके से बन सकता है, कुछ आइटम्स कम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बजट हाउस वाइफ्स बनाती है, और क्योंकि हमारे दर्शकों में वो भी भारी भरकम काफी मात्रा में है जो हाउस वाइफ्स हमें देखती हैं, महिलाएं देखती है, उन्हें बजट बनाने में क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, उनको बजट बनाने में पहली बात तो ये है कि उनके फ्लो, जो इनफ्लो है जिसे हम कहते हैं, वो शायद वंस फिक्स है, वो महीने की शुरुआत में मिल गए, बीच में से अगर वो अपनी चतुराई से कुछ और पैसा निकाल पाए, ले पाए, तो एक अलग बात है। बाकी मिलता गिनती का ही है। तो ये उसमें क्या हो कि आधा काम तो एक साइड पे हो गया, वो आपको पता ही है। तो यानी कि वो फिगर माइंड में रख के उनको धीरे धीरे करके लिस्टिंग करना चाहिए, और उनका बजट नॉर्मल बजट से इस तरह से डिफरेंट होगा क्योंकि वो और डिटेल में जाएंगे। यानी कि वो अपने फूड और वेजिटेबल जिस हमें एक सिंगल हेड में डाल देते हैं, तो वहां उनको शायद और डिटेल में जाना पड़े कि फ्रूट्स एक अलग कर दे, क्योंकि बड़ा खर्चा है और फ्रूट्स अभी काफी महंगे हैं, और ये जरूरी है क्योंकि ये एक हेल्दी लिविंग के बारे में बात है। तो वो आप अपने बच्चों के लिए उनके नाश्ते बॉक्स में देते हैं, या जो काम करने जाए वहां पर करते हैं, घर में खाते हैं, ये फ्रूट्स एक हो गया। दूसरा हो गया वेजिटेबल्स, तीसरा हो गया पल्सेस, यानी कि जो आपके एक्चुअल खाने पकाने में जो सब जाता है। चौथा हो गया ऑयल, यानी कि कुकिंग ऑयल जो है। उसके बाद आपका आ गया कुकिंग के लिए गैस का एक्सपेंडिचर, क्योंकि या तो आपके पास सिलेंडर है या तो आपके पास पाइपलाइन घर पे। मैं एक थोड़ा सा सवाल आया मेरे दिमाग में, ये आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या बजटिंग पढ़ के सीखे? इतने आइटम तो मुझे सोच रहा हूँ कि बड़े मतलब हैरानी हो रही कि इस बजट में इतने छोटे छोटे आइटम भी देखने पड़ेंगे। नहीं, अभी देखिए, इसमें जैसे आप बनाते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आइटम्स भी कम है, क्योंकि हर घर का ऐसा एक्सपेंस बदल जाता है कि उनके लिए काफी चीजें और इम्पोर्टेंट रहेगी। यानी कि आपका फैमिली बड़ा है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर फैमिली छोटा है तो दूसरे आइटम्स हो जैसे कि एंटरटेनमेंट हो या आपका कोई स्पेशल शौक हो, वो बढ़ता जाएगा। यानी कि इस प्रकार का अगर आप डिटेलिंग करते हैं तो आपके पास पूरा लिस्ट आ जाता है। और बच्चों की स्कूल फीस, हाँ, वो तो इसीलिए वो बड़ी भारी भरकम, तो मतलब एक एक छोटे छोटे एक्सपेंस तक जाना पड़ेगा बेसिकली जाना पड़ेगा। स्कूल फीस, अगर वो क्लासेस करते हैं तो क्लासेस की फीस, फिर उनका सब मतलब इसमें सिंपल बात ये हो गई कि जो मैं समझ रहा हूँ ये कि आप जितने एक्सपेंसेस की डिटेलिंग करेंगे, जितने अंदर जाएंगे, जितना एक एक खर्चे को आप तय कर पाएंगे, उतना आपके लिए बजट बनाना आसान होगा और उतना एक्यूरेट बजट बनेगा। हाँ। लेकिन एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये तो बजट हुआ आपके लिए, खुद के लिए। अगर आप एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है,
तो आपके लिए। लेकिन अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बजट बनाना थोड़ा सा और ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि बिजनेस में कई सारी चीजें होती है, कई सारे अलग तरह के खर्चे होते हैं, और ये पूरी तरह से घर का जो बजट बनता है उससे अलग होता है। उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बारी है कुछ सवालों के जवाब की। आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर फोन करें, और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.pehlakadam.in, और आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल। बने रहिए हमारे साथ, क्लास फिर से शुरू करेंगे, कुछ मिनटों का ब्रेक है आपके लिए। पहला कदम की पहली पाठशाला, और आज हमने आपको बताया बजट बनाने की क्या अहमियत है, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक हाउसवाइफ हैं, तो आपको किस तरह से अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना है, कमाई का हिसाब किताब रखना है और बजट बनाना है। लेकिन अगर आप ये दोनों नहीं है, खुद का कामकाज करते हैं, खुद का कारोबार करते हैं, तब तो आपके लिए बजट बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिस प्राइस में कुछ खरीद रहे हैं माल, और उसके बाद आप किसी को बेच रहे हैं, तो बीच का जो गैप है वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन आपको ये लगता है कि हमने 100 रुपए में खरीदा, 110 में बेच दिया, वही मेरा प्रॉफिट है 10 रुपए का, ऐसा नहीं। कई सारे खर्चे और होते हैं। फर्ज करें कि आप एक छोटे दुकानदार हैं, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, अगर आपने कोई दवाएं खरीदी और वो आप दवाएं बेच रहे हैं, तो बीच में आपको दवाओं के साथ साथ आप जो स्टाफ रखते हैं उसका खर्चा है, आप हिसाब किताब रखते हैं, अपना अकाउंटिंग पैकेज, कंप्यूटर रखते हैं, उनका खर्चा होता है, आपको सैलरी देनी होती है, आपको शॉप में एयर कंडीशनिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, तो 50 तरह के खर्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, रिन्यूअल करवाना होता है उन्हें समय समय पर, उनके खर्चे होते हैं। तो ये सारे खर्चे आपको लिस्ट आउट करने होंगे, और आपको तब समझ में आएगा कि अरे ओवरऑल जो मैं कुछ भी खरीद रहा हूं उस पर 15% या 20% तो मेरी, और दूसरे ओवरहेड्स बोलते हैं, खर्चे बोलते हैं, वो कॉस्ट आ रही है, उनको जोड़ने के बाद अगर मैं बेचूं तब जाके मुनाफा होगा। तो बिजनेसमैन के लिए अर्नब ज्यादा मुश्किल काम है बजट बनाना और ये अंदाजा लगाना कि एक्चुअली वाकई में प्रॉफिट कितना और किस तरह से हो रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड हो तो उनके लिए जो फ्लो होते हैं वो स्टेडी रहते हैं, जो कि जबकि बिजनेसमैन के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका सेल्स भी वेरी करेगा, कम ज्यादा हो सकता है, और प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। खास करके इस प्रकार का रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है, वो भी कभी भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, फ्यूल प्राइसेस होते हैं, उससे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बदल जाता है। तो ये सब चीजें जब आती है, इसीलिए ये जो बिजनेसमैन का जो बजट है वो उस पर एडिशनल ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसका एक तरीका और हो सकता है, क्योंकि चूंकि हर बिजनेस अलग तरह का है, तो हर बिजनेस का बजट भी अलग तरीके से बनेगा। तो इस तरह का बजट बनाने के लिए अगर कोई अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय ले, सलाह ले, उसके साथ मिलकर बैठे बनाए तो ज्यादा सही होगा। एक एग्जांपल इसमें अच्छा है कि आप अपने लास्ट ईयर के अकाउंट्स देख लीजिए, क्योंकि उस अकाउंट्स को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे किस किस हेड में एक्सपेंसेस है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को लेके आप आगे का प्लान कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात एक है कि बजट में सिर्फ बजट बनाना महत्व का नहीं है, क्योंकि ये एक और आपके लिए मदद रूप रहता है, वो है कि आपको मॉनिटरिंग करने में आसान पड़ता है। एक बार बजट बना लिया तो तब आप जब एक्चुअल एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उसको कंपेयर करने से आपको पता चलता है कि आपको कहाँ बदलाव। मुझे याद आता है स्कूल के जमाने में हमारी टीचर हमें कहा करते थे कि आप एक घर जाकर टाइम टेबल बनाइए कि 8 से 9 ये इस सब्जेक्ट की पढ़ाई, 9 से 10 इसकी सब्जेक्ट की पढ़ाई, छुट्टियों में इस तरह से पढ़ाई करेंगे। और अगर वो बना ली
तो फिर आपको पता है कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है और प्रेशर आता है इम्प्लीमेंट करने का। तो अगर वो प्लानिंग ही नहीं की तो प्रेशर नहीं। तो बजट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक बार जब आपने प्लानिंग कर ली, आपने ये कर दिया कि इतना खर्चा होना है, इतनी कमाई होनी है, यहाँ होनी है और इस तरीके से होनी है, तो फिर उसे लागू करना और मॉनिटर करना बड़ा आसान होता है। तो बिजनेसमैन के लिए बजट बनाना थोड़ा सा भारी काम है, उस पर हम और आगे से विस्तार में चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे दर्शक हमें सवाल कर रहे हैं लगातार, और चलते हैं पहले दर्शक के पास। और नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मैं नितिन हाटे बात कर रहा हूँ पुणे से। जी नितिन, मेरा सवाल है, मंथली बजट बनाते वक्त मिसलेनियस एक्सपेंस का फिक्स अमाउंट होना चाहिए या उसे डिटेलिंग करना जरूरी है? उसका डिटेलिंग करना जरूरी है। ओके, जो अदर एक्सपेंसेस की जो हम बात कर रहे हैं कि सारे खर्चों को लिस्ट करने के बाद कुछ खर्चा आप और अलग से रखिए, वो एक फिक्स अमाउंट हो या फिर कम ज्यादा हो सकता है हर महीने, यही आप जानना चाहते हैं? हाँ सर। राइट। तो इसका सिंपल हिसाब है। देखिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप इसलिए रखते हैं कि आपको पता नहीं कि इन जो खर्चों को जिनको आप जानते हैं उनके अलावा और क्या खर्चा हो सकता है, और जब जानते नहीं कितना हो सकता है तो उसके लिए अमाउंट करना भी, फिक्स करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अमाउंट हर महीने फिक्स हो ये जरूरी नहीं। अब ये अमाउंट कम या ज्यादा किस तरह से होना चाहिए ये आपका अनुभव बताएगा। आप पिछले कुछ महीनों का खर्चा देख लें कि किस तरह से आपने जो कुछ भी आपने आइटम तय किए उसके अलावा कहां कहां हर महीने आपका एक्स्ट्रा खर्चा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि पीछे देखने से आगे का रास्ता कई बार निकल जाता है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी आपने पिछले कई महीनों में क्या खर्च किया उससे पता चल जाएगा कि हर महीने कितना रखना चाहिए। वो एक आपको एक सीधा अंदाज दे देगा। और अगर आपको इस प्रकार का मिसलेनियस एक्सपेंस करने में तकलीफ हो तो आप एक और रूट अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें आप एक परसेंटेज कर दीजिए कि पूरा जो अगर मान लीजिए आपका खर्च है उसका एक X% आप मिसलेनियस में डाल दीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या मेरा ये अंदाज सही था या नहीं 1-2 महीने के बाद। और इसमें करने से एक और चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए कि अगर आपने अपने बेसिक एक्सपेंसेस डिटेलिंग करके कर दिए हैं तो मिसलेनियस में कम आ जाएगा फिगर, पर अगर वो वहां पर आपने बड़े बड़े हेड्स कर दिए हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंस। और एक और बात नितिन जी जो कहना चाहता हूं, अगर कोई एक पर्टिकुलर खर्चा आपके हर महीने मिसलेनियस में जा रहा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो मिसलेनियस नहीं है, वो फिक्स खर्चा है। तो फिर उसको फिक्स में ले आइए, ताकि मिसलेनियस का मतलब सिंपल है, वो खर्चा जिसका आप महीने की शुरुआत में अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे कि आप बीमार होंगे या नहीं आपको पता नहीं है ना, तो आपको ये मानकर चलना है कि जो अननोन चीज है उसके बारे में आपको अंदाजा लगाना है और उसके लिए एक खर्चा थोड़ा अमाउंट अलग से रख लेना है। अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। वैभव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मुझे ये जानकारी लेनी थी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का है और एक 14 साल का है। ओके। तो खर्चा बहुत करते हैं, उनको संभालने में कैसे उनको कंट्रोल करें, कैसे समझाएं कि खर्च कम करो और बचत करो भविष्य के लिए। वैभव जी कभी आपने अपने पिताजी से पूछा था? शायद उनकी राय भी आपके बारे में यही रही होगी। नहीं सर, मैं बचपन से ही सुधरा हुआ था। ऐसा ये गलतफहमी तो आपके बच्चों को भी जरूर होगी, लेकिन फिलहाल आपकी जो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका कि बच्चों में बचत की आदत कैसे डालें या खर्चा कम कैसे करें, इसका जवाब मिल जाए तो मैं भी अपने घर में जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। नहीं, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, सभी फेस करते हैं, पर इसके लिए पहला जो आपके लिए जो स्टेप करना चाहिए वो अपने बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने तय कर देनी चाहिए, और ये मैसेज जाना चाहिए कि इससे ज्यादा अगर एक्सपेंस हुए तो आपको और एडिशनल नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं रहता तब वो अपनी तरफ से रास्ता ढूंढ निकालेंगे कि किस तरह इस प्रकार के बजट में रहना है। तो ये एक रूट हो सकता है। इसमें मैं एक रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ। और मेरे फादर बैंक मैनेजर थे, और जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं बैंक मैनेजर्स का तो हिसाब किताब एकदम परफेक्ट और पक्का रखने की आदत होती। तो वो मुझे जब पॉकेट मनी देते थे, जेब खर्च देते थे, वो ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आदत डाली मेरी बजटिंग की या फिर खर्चों को कंट्रोल करने की। वो कहते थे कि तुम्हारा ये पर्टिकुलर अमाउंट पॉकेट मनी है हर महीने का, ये तुम जितना खर्चा करोगे हिसाब रखोगे, हिसाब रखने के बाद मेरे पास लेके आओगे, उसमें से मुझे जो जो लगेगा कि रिएम्बर्स कर सकता हूं मैं फिर से रिएम्बर्स कर दूंगा, ताकि बची हुई तुम्हारी सेविंग में तुम अलग से रखो। तो
उससे क्या हुआ है कि आदत पड़ गई, एक तो हिसाब किताब रखने की, और दूसरा ये कि सही जगह खर्चा करने की आदत पड़ी, ताकि ये पता है कि अगर इस आइटम के लिए खर्चा किया तो ये रिएम्बर्स हो सकता है, तो यानी कि मेरी सेविंग बढ़ेगी। तो वैभव जी, ये फॉर्मूला आप भी लगा सकते हैं। पहला तो ये बच्चों में बजटिंग की आदत डालें, खर्चों का हिसाब रखने की आदत डालें, और एक बार हिसाब रखना शुरू करते हैं ना, तो फिर बच्चों को लगता है कि यार हम कहीं ज्यादा अननेसेसरी जरूरत नहीं है वहां खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। और ये जब आदत बनेगी तो शायद आप कुछ सालों में महसूस करेंगे कि आपकी जो शिकायत है दूर हो गई, बच्चे आपको ज्यादा समझदार दिखेंगे और एकदम वेल प्लान भी। आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर फोन करें, और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.pehlakadam.in, और आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल। बने रहिए हमारे साथ, क्लास फिर से शुरू करेंगे, कुछ मिनटों का ब्रेक है। आप अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ इमरान जुड़ रहे हैं इस वक्त, और जानते हैं कि इमरान इस वक्त बजटिंग के बारे में या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या जानना चाहते हैं। पूछिए इमरान जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मुझे पूछना है कि मेरा 50,000 प्रीमियम है साल का, LIC और मेडिक्लेम का। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं इसको प्लान कर सकूँ सर। कैसे नहीं, आप ऑलरेडी 50,000 प्रीमियम पे कर रहे हैं हर महीने या हर साल, सॉरी हर साल पे कर रहे हैं। साल का। तो LIC में कितना जा रहा है और मेडिक्लेम में कितना जा रहा है, दोनों अलग चीजें। हाँ, 20 और 30 है सर, ऐसा है। 20 किस में जा रहा है? मेडिक्लेम में। LIC में सर। LIC में 20,000 और 30,000 का आपने मेडिक्लेम ले रखा है। परिवार में और कौन कौन है आपके? सर, मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं। ओके, आपने उन सबका आपने मेडिक्लेम ले रखा है, राइट? जी सर, जी और सर। 30,000 का मेडिक्लेम में 20,000 का LIC। तो आप एग्जैक्टली आपका सवाल क्या है अब यहाँ पर? सर, मैं प्लान करना चाहता हूँ कि कैसे पैसे में साल का मैं पैसे बचाऊं और उसको भरूं सर, क्योंकि बचते नहीं है सर पैसे। अच्छा, साल में एक बार आपको LIC प्रीमियम भरनी है, जब भरने का वक्त आता है तब जेब खाली होती है। जेब खाली हो जाती है, कॉमन प्रॉब्लम है। और ये जनरली आपकी LIC प्रीमियम मार्च में आती होगी भरने को? जी सर। हाँ, कोई बच्चों की फीस नेक्स्ट मंथ से बच्चों की फीस बनी रहती है सर, बहुत तकलीफ हो जाती है। अब तक मुझे मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ इतने सालों से कोई दर्शक ऐसा मिले जो कहे कि मेरी मतलब है ना, मैं LIC प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अप्रैल में ही भर देता हूँ, सबको मार्च में भरनी है, और मार्च में एकदम टाइटनेस रहती है। प्लानिंग मुश्किल है, लेकिन अगर सालाना बजट बनाकर चले शुरू से, तो मेरे ख्याल से इस समस्या से दूर हो सकते हैं। नहीं, इसमें एक आसान चीज ये है कि आप दोनों चीज देखिए, मेडिक्लेम और ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, दोनों के एनुअल प्रीमियम्स होंगे, यानी कि आपको पहले से पता है कि ये कब आने वाले हैं। तो अगर आपको पता है कि मार्च के एंड में मान लीजिए LIC का 20,000 का प्रीमियम आने ही वाला है, तो मैं कहता हूं अप्रैल से बजट में डाल दीजिए। अगर आपके पास लास्ट मोमेंट में करना ना हो, तो आप अगर अप्रैल से 2-2 हजार अपने बजट में सेट असाइड करते रहेंगे, तो मार्च में ये कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता। जो हमें होता है मार्च में, वो सिर्फ कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तब सब कुछ बंच हो जाता है। टैक्स सेविंग भी आ जाता है, इस प्रकार का इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाता है, तो ये सब बंच न हो एक साथ। तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है कि ये आने ही वाला है, तो आप अप्रैल से शुरू कर दीजिए, और सालाना जितना जल्दी शुरू किया उतना अच्छा। और इमरान जी, ये तो खर्चा वो है जो आपको पता है। अगर कुछ भगवान न करे फरवरी मार्च में अनएक्सपेक्टेड कोई बड़ा खर्चा आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए जो खर्चा पता है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भरने में मुश्किल आ रही है, उसको तो आपको पहले से कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और आप शुरू से ही महीने का 2,000, 1,800 या 1,500 रुपए अलग निकाल कर रखना शुरू कर दें। मेडिक्लेम के लिए अलग पैसा बचाना शुरू कर दें, महीने का 2,500, ताकि फरवरी मार्च का समय जब आए। और अगली बार एक बात और ध्यान रखिए, अगली बार जब आप पॉलिसी निकालेंगे ना, तो उसकी पॉलिसी का ड्यू डेट है ना, मार्च में मत रखिए, अप्रैल में ना रखें, कोई बात नहीं। मार्च के बाद हालत खराब रहती है अप्रैल में, मई, जून, जुलाई तक तो आप अपनी पॉलिसी भर ही दें। तो ऐसा कुछ नहीं कि मार्च में भरेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। शुरुआत में पॉलिसी लें, ताकि आपको क्या है कि एकदम साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में इतना बोझ ना पड़े। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी। एक और चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि आपने पहले से प्लान तो कर दिया, बजट में फिगर डाल दिया, पर ध्यान करके उस अमाउंट को एक अलग से रख दीजिए, वरना आपने बजट में डाल दिया, आपको लग रहा है कि सेव हो रहा है, लेकिन कहीं और स्पेंड हो रहा है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कि पेपर पे दिख रहा है, लेकिन कहीं शॉपिंग में, कहीं एंटरटेनमेंट में, कभी
हो गया और आपने सोचा कि नेक्स्ट मंथ में रीइंबर्स कर लूंगा, पर ऐसा ना हो। कहीं लिक्विड फंड में या कहीं उस पैसे को डालकर सेव कर ले, न कि खर्चों में निकल जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। हमारे साथ अमूल है इस वक्त फोन लाइन पर। अमूल, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, हाँ। तो उसको मैं अपने घर के बजट में कैसे फैक्टर इन करूँ? मतलब कौन सी चीजों का उस पर ध्यान रखना चाहिए? शादी हो चुकी है आपकी अमूल? जी सर। भाभी को पूछेगा, कभी भी नहीं कहेगी कि इन्फ्लेशन कम होता है, वो हमेशा यही कहेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको हर महीने अपना बजट बढ़ाना ही पड़ता होगा उनको जो खर्चे के लिए पैसा देना है। लेकिन ये बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है और जरूरी भी है समझना कि जो महंगाई लगातार बढ़ती रहती है उसकी प्लानिंग बजट में कैसे की जाए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला अमूल ये है कि एक आप मोटा मोटी अंदाज लगा लें कि महंगाई सालाना कितनी बढ़ रही है। आरबीआई के आंकड़े आते हैं, वो कभी 3.5-4% दिखाते हैं, कभी 10% दिखाते हैं। मोटा मोटी आप ये मान लें कि 8 से 10% हमें पता है खाने पीने की चीजों की, बाकी सब खर्चों की महंगाई साल दर साल बढ़ती है। तो आप ये मानकर चलें कि सपोज आपने जिस चीज पर इस साल 10 रुपए खर्च किए, अगले साल 11 रुपए खर्च करने हैं, तो अगले साल अगर आपकी कमाई भी उतनी बढ़ रही है तब तो ठीक, अगर नहीं बढ़ रही तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है इनके लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कमाई ना बढ़े और खर्चे तो बढ़ने ही है, खर्चे तो बढ़ने, फिर कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, तो इसमें आप दो चीज कर सकते हैं। पहले तो जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन को बजट में ही एक पार्ट बना दीजिए, यानी कि हर महीने आपका जो फिगर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए। इसके अलावा आप ये जो कंटिजेंसी अमाउंट रखते हैं, एक एडिशनल अमाउंट होना चाहिए जो आपने एक सेट असाइड कर लिया हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि आपका जो इन्फ्लेशन जो आपने माना है कि ये आने वाला है वो भी कम पड़ेगा, तो उसमें भी एक कंटिजेंसी अमाउंट में आप थोड़ा डिप कर सकते हैं, यानी कि वहां से थोड़ा फिगर ले सकते हैं। तो अगर ये दो चीज आपने की तो आपके लिए ये टैकल करना थोड़ा आसान होगा। लेकिन उसके सामने आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि मेरी इनकम किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि काफी सालों में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपकी सैलरी हो तो रेट ऑफ ग्रोथ जो सैलरी में है जो बढ़ रहा है वो एक्सपेंस से कम हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर धीरे धीरे आपने थोड़ा कॉर्पस बना लिया तो वहां से भी अगर थोड़ी इनकम आई तो आपको और अमूल, आपको एक बात बता दूं, आपने सवाल बेहद अहम पूछा है इन्फ्लेशन को लेकर। तो अभी तो हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन का किस तरह से बजटिंग में ध्यान रखना है, लेकिन आप हमारी पहला कदम की पाठशाला में हमारे साथ बराबर रहिए, क्योंकि आगे चल के हम आपको कुछ ऐसे पाठ पढ़ाएंगे, ऐसे नुस्खे बताएंगे कि जिससे आप इन्फ्लेशन से ज्यादा किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाई कर सकते हो। तो देखिए, कमाई बढ़ाकर ही आप खर्चों को काबू में ला सकते हैं। खर्चे कम करते रहेंगे तो एक लिमिट के बाद कर नहीं पाएंगे। तो हमारा इरादा है कि आपके निवेश पर इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको पैसा बने। तो इसके लिए आपको पहला कदम की आगे की पाठशालाओं में भी हमारे साथ रहना होगा। लेकिन फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके, तो उनका सवाल ले लेते हैं। इस वक्त प्रीतेश है इस वक्त फोन लाइन पर। प्रीतेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं पहले बजट मेरा बनाना चाहता हूँ। हाँ। तो पहले मैं मेरा पैसा बचाऊं या खर्चे का हिसाब रखूं? तो बेसिकली प्रीतेश जी, आप ये जानना चाहते हैं कि आप जब बजट बनाएंगे, खर्चे आपको पता है, लेकिन अंत में, महीने के अंत में आप कुछ न कुछ सेविंग भी करना चाहते हैं, पैसे बचाना भी चाहते हैं। फर्ज करें कि आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपए है और आप ये चाहते हैं कि मेरी सेविंग फिक्स है कि मैं महीने का कम से कम 10,000 रुपए बचाऊं। तो यानी कि 40,000 रुपए का आपको प्रोविजन करना है, बजट करना है। 10,000 तो बचाना ही बचाना है। और ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा और अच्छे आइडिया से पूछा है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इतना तो कम से कम बचाना ही है फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो खर्चों पर आप लगाम लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अर्नब कि आप रिवर्स कैलकुलेशन करें। आप ये सोच ले भाई कि मुझे इतना बचाना ही बचाना है, बाकी का आप बचा है, समझो 50,000 में से मैंने 10,000 साइड में रख लिया। अब ये 40,000 कैसे, कब, कहां खर्च करना है, उसका मैं बजट बना दूं। और इसके लिए भी एक सिंपल तरीका है कि जैसे जैसे आप आइटम्स लिस्ट करेंगे अपने एक्सपेंसेस में, उसको आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक जो आपको स्पेंड करने ही पड़ेंगे, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, स्कूल फीस, फूड एक्सपेंसेस ऐसे, और दूसरे जिसे हम डिस्क्रिशनरी कहते हैं, जिसमें आपके पास पावर है कि मैं खर्च करूं या नहीं। तो जब आपको पता चले कि आपको मान लीजिए 10,000 बचाने हैं और शॉर्टफॉल आ रहा है 4-5 हजार का, तो आपको पता है कि ये जो एक्सपेंसेस है जिस पे मेरा कंट्रोल है वहीं पे मुझे कटौती करनी है। तो सिंपल है ना कि अगर आप महीने में 2 पिक्चर देखने जा रहे हैं, एक पे आ जाइए। 4 बार होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो 2 बार खाइए।
आपके बच गए 4-5 हजार रुपए, अपने आप हो गया कंट्रोल। तो ये भी एक बहुत बढ़िया आइडिया, मुझे तो अच्छा लगा जो प्रीतेश जी ने कहा भाई कि मेरी सेविंग में फिक्स कर लूं और उसके बाद ताकि मुझे पता चले कि पैसा कितना आगे मेरी जेब में बना रहेगा। तो पहला कदम के इस सफर में अगले हफ्ते मैं और अर्नब आपसे फिर मिलेंगे और अगला चैप्टर होगा हमारा फाइनेंशियल गोल्स का। तो अपने पैसे से जुड़ी किसी भी समस्या, किसी भी उलझन का आप हल चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर फोन जरूर करें और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.pehlakadam.in और आप अपने सवाल वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ अच्छा कमाना ही नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह से बचाना और निवेश करना भी जरूरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पैसों को संभालें और इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ पहला कदम में, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने के लिए।